नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। राज्यसभा से जल्द सेवानिवृत्त हो रहे हैं 72 सदस्यों के योगदान की हुई सराहना। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के लंबे विधायी अनुभव को सदन रखेगा याद, उनकी कमी खलेगी। विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। कहा, जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की भूमिका अहम। सेवानिवृत्त सदस्यों से देश के हित में अपने ज्ञान का उपयोग करने का किया आग्रह। लोकसभा में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा। इस आवाज को न तो दबाया जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। और भारत में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर लोकसभा में चर्चा। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस संबंध में सरकार के प्रयासों का विवरण मांगा। सदन दिन भर में पहले लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल जारी रहा। इस दौरान नागर विमानन, आवास और शहरी कार्य, जल शक्ति, एमएसएमई, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे गए। लोकसभा में नियम 193 के अधीन जलवायु परिवर्तन पर चर्चा शुरू हुई, जिसका जवाब वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया। इसके बाद नियम 193 के अधीन भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमज़ोर पड़ रही है। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी होती है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स्ड लेबर माना है। सरकार ने उनके आरोपों को तथ्यों से परे करार देते हुए कहा कि मनरेगा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन हुआ है, जबकि पूर्व की यूपीए सरकार के समय न सिर्फ आवंटन कम था, बल्कि भ्रष्टाचार भी होता था। माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय नेता, मैं आप नहीं कह नहीं रहा हूं, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं। देश के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने जो सदन में विषय को रखा है वो पूर्ण रूपेण तथ्यों से परे है। मैं इसका जवाब दूंगा, एक एक जवाब दूंगा। 33,000 करोड़ केवल 13-14 में बजट था और आज 1 लाख करोड़ और 1,12,000 करोड़ हुआ है। ये हमें आईना दिखाने की कोशिश ना कोई करे। ठीक है, मंत्री जी ने जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2013-14 तक तो यूपीए की सरकार के समय जो बजट होता था उतना भी खर्च नहीं होता था, मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करते थे। लेकिन आपदा के समय मोदी जी की सरकार ने
1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान करके दिया था। मोदी जी की सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपया एक ही साल में दिया। इनके समय कभी नहीं हुआ। इनके समय केवल भ्रष्टाचार के आंकड़े जो मंत्री थे उनके भी क्षेत्र में आते थे। हमने जियो टैगिंग की शुरुआत भी की और इस पे कार्रवाई करने का काम भी किया। आज बटन दबाने से मनरेगा के कर्मचारियों के खाते में पैसा जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खुलवाए और मनरेगा के कर्मचारियों का पैसा उसमें जाने का काम भी हुआ है। लोकसभा में नियम 193 के अधीन जलवायु परिवर्तन पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने कहा कि औद्योगिक क्रांति दुनिया के लिए वरदान थी, लेकिन इसका परिणाम भी आज दुनिया भुगत रही है। वहीं बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि आज समय आ गया है कि हम अपने क्लाइमेट के भविष्य के बारे में सोचें। चर्चा में दूसरे सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। For the serious interventions and solutions about all of these aspects, the climate change portfolio should develop as a full-fledged department all over India. That is my first opinion. Madam, I'm coming from the flood-affected states, the badly natural disaster-affected states, Kerala. I am representing Idukki constituency also. The side effects, that means last 5 consecutive years from 2017, 2018, 19, 2020, 2021, due to the unexpected heavy rainfall, the untimed monsoon starting, we faced a lot of things there. Lot of natural disasters in the means of heavy landslides. Thousands of people are the victims. As far as this concerned, I can say one thing. Sometimes we are not the problem makers. That means we might have no responsibility for the causes of climate change, but we are the victims. We have to survive. For them, we have enough planning. Madam, one thing we got to point it out here, from Kerala, we have a culture. That means we are protecting our environment very much. As far as the official declaration of Forest Department, there is some dispute. Our forest extent is 9,100 square kilometers. It is above the national average. But we have to face the lot of serious events after the natural disasters. That is the things. बहुत सकारात्मक जो है प्रभाव इसका भी हो सकता है। इसके लिए भी G20 की हमारी प्रेसिडेंसी आ रही है और G20 की प्रेसिडेंसी में मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इस इनिशिएटिव को आगे ले जाएंगे और इसमें हम लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत सकारात्मक प्रभाव होगा। अंतिम विषय सभापति महोदय जी, वो है फाइनेंसिंग का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में अपने भाषण में ये भी कहा कि नेट जीरो 2070 करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो हम लोगों को इसके लिए निवेश की जरूरत है वो निवेश काफी हद तक हम लोगों को विदेश से भी लाना पड़ेगा। अभी भी आप हमारे एफडीआई को देख लीजिए, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को देख लीजिए, काफी हम लोगों का जो है उसका भाग जो है वो बाहर से आ रहा है। तो जो कंसेशनल फाइनेंसिंग फ्लोज इसके साथ होने चाहिए। देखिए वास्तविकता तो क्या है कि अगर आज कार्बन 440 पार्ट्स पर मिलियन हो चुका है, जिससे हम लोगों को इतना नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, तो ये किसने डाला ये कार्बन? ये आज के समय हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो डाला किसने? ये तो जो बाहर के जो विकसित देश हैं उन्होंने डाले। तो अगर इन लोगों की ये जिम्मेवारी है तो कंसेशनल फाइनेंसिंग के द्वारा, नए नए फाइनेंसिंग सिस्टम्स के द्वारा हम लोगों को फाइनेंसिंग फ्लोज भी मिलने चाहिए, जिसमें कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट एंड डीकार्बनाइजेशन का गेटिंग टू द ग्रीन फ्रंटियर डेवलपमेंट मॉडल है, इसको हम लोग तेजी से आगे बढ़ाएं। तो फाइनेंसिंग के लिए भी कंसेशनल कैपिटल हम लोगों को मिलना चाहिए। ये भी मुझे पूरी तरीके से विश्वास है G20 प्रेसिडेंसी में हम लोगों को एक मौका मिलेगा कि इस इनिशिएटिव पे हम लोग ले आए। पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उन सब देशों में हमारे देश की राजधानी दिल्ली पॉल्यूशन नंबर 1 पे है। तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और हम अगर प्रदूषण को लें या पर्यावरण को ठीक करने का लें, पूरा देश के बारे में सोचेंगे, प्रदेशों के बारे में सोचेंगे और दिल्ली राजधानी के बारे में सोचेंगे। राजधानी में राष्ट्रपति जी भी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी और तमाम मंत्री और तमाम सांसद यहाँ रहते हैं। तो दिल्ली के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और जो दिल्ली में खास करके इलेक्ट्रॉनिक कार का हो गया, सरकार
कर रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इसको बढ़ावा कैसे ज़्यादा दिया जाए और जो लोग कार महंगी खरीद नहीं पा रहे हैं उनको इंसेंटिव ज़्यादा दिया जाए जिससे वो कार खरीदी जा सकें। और जो भी पेड़ से संबंधित है पूरी दिल्ली में, जो खास करके मैं देखता हूँ जितने भी रिज एरियाज हैं उनमें ज़्यादातर कीकरों के पेड़ लगे हुए हैं जो पॉल्यूशन से रिलेटेड और पर्यावरण को ठीक करने में उतने कारगर नहीं है। तो वहाँ अगर नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ों की भरमार कर दी जाए तो दिल्ली का भी काफ़ी पॉल्यूशन नियंत्रण करा जा सकता है। एक वैश्विक गंभीर विषय है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, वैश्विक गंभीर विषय है। मुझे याद है अल गोर ने जब फिल्म निकाली थी उसके बाद में ये शुरू ज़्यादा हुआ। फिर पेरिस एग्रीमेंट हुई। कुछ लोग भौतिक सुखों के पीछे हम लोग इतने पड़े हैं कि कृषि योग से लेकर उद्योग युग में आए हैं। और कृषि योग जो था तब किसान, गांव, प्रदूषण नहीं था ना, तो प्रदूषण निर्माण हमने ही किया। सभापति महोदय, चेयरमैन महोदय, आप जानती हो हाल ही में जो एक संकट पूरे विश्व में आया उसमें लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन ने हमें एक पॉजिटिव चीज भी बताई। उस लॉकडाउन में नदी का पानी एकदम स्वच्छ हुआ। हमने मुंबई शहर के बंदर किनारे पे देखा, समुद्र के डॉल्फिन कभी नहीं आते, वहां डॉल्फिन आने लगे। इतना अच्छा पानी, प्रदूषण मुक्त शहर, ये सारी चीजों का अनुभव करते समय 3 महत्वपूर्ण विषय है। एक विषय पानी, दूसरा विषय है हरित द्रव्य और तीसरा है कार्बन उत्सर्जन। चर्चा का जवाब देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया के विकासशील देशों की आवाज बनकर सामने आए। अगर जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई को दुनिया के विकसित और विकासशील देशों को मिलकर के लड़ना है तो विकसित देशों को 2 सुविधाएं अवश्य दुनिया के विकासशील देशों को दी जानी चाहिए, जो पहला है क्लाइमेट फाइनेंस और दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आज जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने का विषय हो, इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के साथ ही साथ इसके लिए एडेप्टेशन और मिटिगेशन के उपाय करने हो। खास करके जो देश आईपीसीसी की रिपोर्ट के कारण ये माना जाता है कि दुनिया के जिन देशों ने इस क्लाइमेट चेंज के कारण जो संकट में आए हैं उनके लिए एडेप्टेशन और मिटिगेशन के प्रयास करने, उसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि डेवलप्ड कंट्रियों ने जो दुनिया के देशों के सामने अपना जो एक वादा किया है उस वादे को पूरा करें। और इसलिए COP26 ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन एक तरफ पंचामृत के विषयों को लेकर के था, जिसमें भारत का रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को बढ़ाने का विषय, भारत में भविष्य में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य, जिसमें भारत में ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का विषय, भारत को नेट जीरो 2070 में करने का विषय था। उसके साथ ही साथ दुनिया भर के विकासशील देशों की आवाज बनते हुए उन्होंने कहा कि अब न केवल $100 बिलियन के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, आज के समय में अगर विकसित देश इसको करना चाहे तो एक कम से कम $1 ट्रिलियन होना चाहिए, जिसका दुनिया के सभी विकासशील देशों ने स्वागत किया। इसके बाद लोकसभा में खेलों की आवश्यकता और इन्हें बढ़ावा देने वाले कदमों पर भी चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स में न जाते हुए एथलीट्स के जो पोस्ट ओलंपिक को लेके कुछ कंसर्न्स जो आए हैं, क्या आपने अपने मंत्रालय में संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के पश्चात आपने उसमें क्या कदम उठाए हैं? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी मस्ट कीप आवर एथलीट्स बिजी, वी मस्ट कीप आवर एथलीट्स एंगेज। होता क्या है मैडम कि जब हमारे एथलीट्स जाते हैं और कहीं वो एक मेडल जीत के आते हैं, ब्रॉन्ज मेडल हो, गोल्ड मेडल हो, हम इतना खुश होते हैं और खुश होना स्वाभाविक भी है कि हम एथलीट्स को उनकी जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग से उनको खींचकर हम बोलते हैं आप यहाँ पे आइए, आप इस प्रोग्राम में आइए, आप इस प्रोग्राम में आइए, आप इस प्रोग्राम में आइए, आप वहाँ जाइए। वो और जो उनका फेलिसिटेशन
6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक चलते रहता है। उससे कारण क्या होता है कि ओलंपिक्स के बाद जो अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में जो गेम्स होते हैं उसमें उनको ट्रेनिंग का उचित समय नहीं मिलता, और उसी के बाद क्या होता है कि उनका परफॉर्मेंस, जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं होता है, और फिर हम दोबारा हमारी ये एक सभ्यता है कि हम बहुत जल्दी किसी को उठाते हैं और एक ही हार के बाद उसको हम भूल जाते हैं। जैसे कि हमारी महिला की टीम, महिला हॉकी टीम ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया मैडम, इतना गर्व हम महसूस करते हैं कि कहाँ कहाँ गाँव से हमारी महिलाओं आए हैं, उन्होंने इतना अच्छा एक फाइट दिया, पदक जीतने वाले थे। पर आज अब हम दोबारा उनको जिस प्रकार से पूरा उनको याद करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, देश के एक नाते हम उनके साथ कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। सेम विद मेंस हॉकी टीम, इतने सालों बाद वो पदक जीत के आए, उनके साथ हमें खड़ा होना, आज भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार साइंस केवल स्पेस में जाने के लिए नहीं, हेल्थ केवल हेल्थ में नहीं, जहां वैक्सीनेशंस डेवलप हो रहे हैं भारत के अंदर ही, साइंस को स्पोर्ट्स के साथ भी जोड़ा। नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस दिल्ली में तैयार हो रहा है। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को अब टीम के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत की जितनी भी टीमें हैं उसमें मस्योर्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट सब उसमें शामिल है ताकि बेहतरीन प्रदर्शन हो सके। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में शुरू कर दी ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो सिखाना चाहते हैं, जो कोचेस बनना चाहते हैं, अलग अलग तरह के जो उसमें नॉलेज होती है वो सब भारत के अंदर ही सीख पाए। आप कोचेस की बात कर रहे थे, कोचेस तैयार करने की। सबसे पहले तो एक्स प्लेयर्स को मिनिस्ट्री में टीम्स के लिए कोचेस नियुक्त करा गया है, पूर्व खिलाड़ियों को कोचेस बनाया गया है। सदन दिन भर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार केरल में हुआ था। एक वोटिंग मशीन में अधिक से अधिक 64 उम्मीदवार के चिन्ह शामिल किए जा सकते हैं। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। लखनऊ से वे हार गए थे। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन बलरामपुर से वे जीत गए थे। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। 1996 के विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु के एक चुनावी क्षेत्र में 1033 उम्मीदवार मैदान में थे, जो एक रिकॉर्ड है। मिजोरम और मेघालय से सिर्फ एक ही सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं। देश के पहले चुनाव के लिए एक कंपनी ने 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए थे और एक बॉक्स के बदले में सरकार ने 5 रुपए का भुगतान किया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1977 में अपने खिलाफ जनता पार्टी के गठबंधन को बेमेल खिचड़ी कहा था। बाद में जब जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी तो जीत के जश्न में कई स्थानों पर खिचड़ी बटी थी। 1999 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार एक किन्नर ने जीत हासिल की थी, जिसका नाम शबनम था। लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा चुनावी क्षेत्र है, जहां तकरीबन 66,000 मतदाता हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सदन दिन भर में। अब नजर डालते हैं राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर। राज्यसभा ने आज सदन के उन 72 सदस्यों को विदाई दी जिनका कार्यकाल अप्रैल से जुलाई के बीच पूरा हो रहा है। इन सदस्यों में 4 मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह शामिल हैं। अन्य सदस्यों में A.K. एंटनी, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, सुरेश प्रभु, प्रफुल्ल पटेल, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कपिल सिब्बल, प्रसन्ना आचार्य, संजय राउत, नरेश गुजराल, सतीश चंद्र मिश्रा, MC मैरी कॉम, स्वपन दास गुप्ता और नरेंद्र जाधव के नाम भी शामिल हैं। इनमें से 27 सदस्यों को राज्यसभा में 2 या अधिक कार्यकालों की सेवा का अनुभव है। इस अवसर पर सदन को संबोधित करते हुए सभापति M. वेंकैया नायडू ने उच्च सदन में सेवानिवृत्त सदस्यों के योगदान की सराहना की। सभापति ने कहा कि ये 72 सदस्य काफी विधायी अनुभव वाले हैं, जो विषय वस्तु का ज्ञान रखने के साथ ही संसदीय कौशल का एक विशाल पुल बनाते हैं। Retiring
from the House is not the end of the active pursuit of serving the cause of public and of the nation. It is yet another beginning of a new journey. You are only retiring. You are retired but not tired. I'm aware of it. You will be active in public life and you will be making your own contribution to enrich the public life. I am sure all the retiring members would look back with the contentment of having fulfilled your parliamentary obligations. I put on record my appreciation to all the retiring members for your contribution to the functioning of this August House with passion and commitment. सदन में व्यवधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभापति नायडू ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सदन ने 35% से अधिक उत्पादकता खो दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हर कोई गरिमा मर्यादा बनाए रखेगा और राज्यसभा में सार्थक चर्चा करेगा। Functioning of the legislature is being marred by persistent and often unjustifiable disruptions. It is disturbing to note that during last 4 years, this August House has lost over 35% of its valuable functional time due to such tendencies. This needs to be curbed before it becomes too late. Disruption-free proceedings offer a range of opportunities to the members to give out their best, as we get to see during the smooth functioning of the House. Purpose, passion, and procedural integrity shall be the hallmarks of the legislators across the country. Legislators across the country, normally they look to Parliament, particularly to Rajya Sabha, because we are a House of Elders. So please, I hope that everybody will keep this in mind. 72 सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई पर सदन के उच्च सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवानिवृत्त सदस्यों के विशाल अनुभव को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यों से देश के हित में इस अनुभव का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश के लिए योगदान देना सभी की जिम्मेदारी है। एकेडमिक नॉलेज की कभी कभी बहुत सीमाएं होती है, वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं। उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहाँ है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। वो जो अनुभव की गाथा यहाँ छोड़ के गए हैं, जो बाकी यहाँ रहने वाले हैं, उनको उसको आगे बढ़ाना होता है। और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है। उपाध्यक्ष हरिवंश ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का अनुभव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। भारतीय परंपरा और संस्कृति में फेयरवेल हमारा मानस नहीं है, किसी को विदा करने का मानस नहीं है। अनेक भाषाओं में ऐसे शब्द हैं जो पुनः उनके पुनरागमन की कामना करते हैं। और मैं सर कहना चाहूँगा कि तेलुगु में भी एक, जब लोग घर से निकलते हैं तो परिजनों को कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द, पोई रापो, जाकर आइए। तो मैं कामना है मेरी कि बहुत सारे लोग पुनः वापस आएं, पर जो अपना नया अध्याय जीवन का शुरू करेंगे, मैं मानता हूं कि वो उनका और बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने है। और अनेक लोगों ने जब कार्यकाल ग्रहण किया है तो अपना अनुभव के आधार पर बहुत बड़ा एक ज्ञान संसार छोड़ा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। पार्टी लाइन से हटकर सदस्यों ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों द्वारा सदन को दिए गए योगदान के बारे में बताया। सेवानिवृत्त हो रहे कुछ सदस्यों ने भी सदन के साथ अपने अनुभव साझा किए।
ये अपर हाउस ये चेंबर ऑफ आइडियाज है। यहाँ पर पूरे इंटेलेक्चुअल्स हैं और हर फील्ड में जो काम करते हुए आए हैं, बहुत से एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और अनेक मंत्रीगण हैं, सभी लोग और हर फील्ड में काम करने वाले नेतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनका अनुभव बहुत कुछ हमको भी मिला। I will tell my grandchildren, when I was in parliament, I saw a world boxing champion practicing fun boxing moves with 2 or 3 male MPs who got nervous seeing the boxing moves. I will tell my grandchildren, when I was in parliament, I took a ferry car service with another MP and then realized when I got off at home, I didn't have the 10 rupees to pay for the ferry, so I borrowed the money from a party whose ideology I hated. Sir, I would like to say only one thing to my colleagues who are retiring. There are 72 very prominent, renowned, stalwarts. This is not the end of the road. It's only a bend of the road. They are retiring only from this August House, but their career will see their contributions in various other spheres. But sir, we would miss them. Sir, democracy is about majority. No doubt, democracy is about majority, sir, but democracy cannot live without opposition, means the minority. So democracy means it is both the majority and the minority, sir. So when majority prevail, minority should not be ignored. Opposition gives vibration to democratic bodies. I hope both sides, all of us will realize this. The political and ideological differences are the strength of the democracy. They must never be made personal. There should not be any bitterness injected. मैं यही कहूंगा सर, एक संस्कृत का श्लोक, नायकम चक्रम अभिप्रभायतम, एक पहिए पर देवताओं का रथ भी नहीं चलता। प्रजातंत्र के रथ को चलने के लिए 2 पहिए जरूरी हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, तभी वो चलेगा। The second half of every parliamentary day is taken up by lawmaking. That was certainly the necessity of a time when India was building an edifice, a structure. Today we have come to a situation where lawmaking is less important than delivery, performance and facilitation. जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह अपने उद्बोधन में कहा कि जो हमारे साथी यहाँ पर रहे हैं, उनका एक बहुत योगदान संसदीय इतिहास में है, सामाजिक क्षेत्रों में है और उनकी जो काबिलियत है, उनका जो अनुभव है, उसकी ये सदन भी कद्र करता है और निश्चित तौर से उनकी इस काबिलियत और उनके इस अनुभव से देश को बहुत कुछ दिया है। And opposition and ruling party सुनना भी चाहते थे and बोलना भी होता था, लेकिन आज साथ देखते हो पेशेंस कम हो रहा है, ये मेरा दुख है। पेशेंस कम हो रहा है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। सभी ने छोटा कार्यकाल हो, बड़ा हो, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी छाप, एक लेगेसी इस सदन की गरिमा को बढ़ाने में छोड़ी है, याद रखी जाएगी, हम सब को प्रेरणा देती जाएगी। आगे चल के इस सदन के लिए भी कुछ मापदंड के रूप में बने रहेंगे। सदन दिन भर में आज इतना ही। सदन के दिन भर के कामकाज पर आधारित कार्यक्रम सदन दिन भर को आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।